Hello dear students, myself AR sir from Motion। हम लोग यहाँ पर IIT JEE 2020 पेपर 2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था अ लार्ज स्क्वायर कंटेनर विथ थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स एंड फिल्ड विथ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर जो वाटर है इसका दिया हुआ है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको 4/3। ठीक है, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके ठीक है। एंड 12 एंड आगे क्या कहा उन्होंने, इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अ स्टूडेंट होल्ड्स ए थिन स्ट्रेट वायर वर्टिकल इनसाइड द वाटर, ये वर्टिकल इनसाइड द वाटर है, वायर है। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर, यहां से 12 सेंटीमीटर पर है। एज शॉन इन डायग्राम, लुकिंग एट द वायर फ्रॉम दिस कॉर्नर, इस यहां से देख रहे हैं, मतलब यहां से अपन इस वायर को देखना चाह रहे हैं। ओके, यहां से हम वायर को देखना चाह रहे हैं, कॉर्नर। अनदर स्टूडेंट सीज 2 इमेजेज ऑफ द वायर्स, जो स्टूडेंट देखता है वो इस वायर की 2 इमेज देखता है, यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे। लोकेटेड सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड, दोनों सिमेट्रिकली ईच साइड है ऑफ द लाइन ऑफ द साइड एज शोन। द सेपरेशन बिटवीन दीज इमेजेज, इन इमेजेजों के बीच में सेपरेशन कितना होगा। तो भैया इस क्वेश्चन के अंदर करना कुछ भी नहीं, सिंपल से यहाँ से एक रे जाएगी और एक रे यहाँ से जाएगी और दोनों मिलकर यहाँ पर आ जाएगी, हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन हमने किस प्रकार से बनाया है, देखो आप यहाँ देखिए। आप इस सॉल्यूशन की बात करता हूँ पहले, मैं इसकी बाद में बात करूंगा। तो यहाँ देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी यहाँ पर सरफेस हो गई। तो हमने सबसे पहले लिया है एपेरेंट डेप्थ और एपेरेंट हाइट वाला फॉर्मूला काम में लिया। तो यहाँ पर एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला कितना होता है, याद है आप लोगों को, एच एपेरेंट अपॉन एच एक्चुअल इक्वल टू कितना होता है आपका, μ1 अपॉन μ2। बस यही फॉर्मूला काम में लिया है और हमने यहाँ से इसका आंसर निकाला है। कैसे, इसकी जो एपेरेंट डेप्थ हो गई इससे परपेंडिकुलर, वो हो गई 12/√2 की 90 एंगल है, तो ये 12/√2 हो गई। अब ये तो एक्चुअल हो गई और जो ये वाली एच है वो एपेरेंट हो गई, तो मैंने वो यहाँ से निकाली, एच अपॉन h/√2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्चुअल के सामने वाला मीडियम 4/3। इसको सोल्व किया तो एच आई 9/√3। एच कितना आ गया आपका यहाँ पर 9/√3। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची बच्चों, ओ से आई तक की, तो ओ से आई तक की डिस्टेंस बची 3/√2। दिस इज आल्सो 3/√2। 3/√2 एंड 3/√2 कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इमेज इज 3 सेंटीमीटर, इज द वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन अनदर मेथड, यहाँ पर थोड़ा सा एक मेथड और काम में लिया गया है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, जहाँ से आंसर लगभग ऑलमोस्ट 2 आ जाता है। तो यहाँ क्या किया है उन्होंने, तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ये आपका ये वाली एज है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक रे को ऐसे भेजा और यहाँ से यूं माना कि ये इस तरह जा रही होगी, एक को ये ऐसे सीधी गई तो ये यहाँ पर ऐसे आ रही होगी। जब इन दोनों को पीछे मिलाया तो यहाँ पर भी इसकी एक इमेज बनी होगी। ओके प्यारे बच्चों, अब होगी बात सिंपल सी, ये एंगल कितना है अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 45, इट इज गिवन इन दिस सॉल्यूशन। बाकी आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर आपको ये डिस्टेंस आपने d/2 मानी ताकि d/2 नीचे आ जाएगी, तो ये निकालना। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर इस एंगल को मान लिया आपने d अल्फा और इस एंगल को मान लिया उन्होंने d थीटा। ये 2 अलग अलग एंगल d अल्फा एंड d थीटा, और दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस उन्होंने x मान ली। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को उन्होंने x मान लिया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, ये a पॉइंट लिया और ये पॉइंट b लिया, बस। अब इसको पूरा सोल्व किया उन्होंने और सोल्व करने पर उन्होंने क्या निकाला, ये पूरा सिस्टमेटिक सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैं बताऊं, ये अल्फा है, ओके, तो आप देखिए अगर ये अल्फा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके यहाँ निकल, तो ये एंगल उन्होंने थीटा माना। कितना माना उन्होंने, ये एंगल पूरा एंगल थीटा माना। तो जो ये एंगल बचा आपका, ये वाला एंगल, ये कितना बचा आपका, ये अल्फा थीटा, तो ये बचा आपका थीटा माइनस अल्फा एंगल। तो जब आप
इस नॉर्मल के लिए ये रे आई और ये ऐसे निकल गई, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, तो यहाँ पर आप स्नेल्स को लगाएंगे तो कितना लगाएंगे 4/3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, क्योंकि बाहर कितना है 1 है, बाहर कितना है 1 है। बस एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। और अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक दूसरी इक्वेशन उन्होंने बनाई यहाँ पर ए बी इजिकल टू 12 डी एल्फा अपन कोस एल्फा इजिकल टू एक्स डी थीटा अपन, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, एक ट्राइंगल तो ये वाला दिख रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगलों को सोल्व करने पर, इन दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी और एक ये ए बी वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगलों को सोल्व करने पर उन्होंने लिखा जो ए बी है वो कितना हो जाएगा 12 डी एल्फा, ये आप निकाल सकते हो कोस अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स डी थीटा अपॉन, सिमिलर ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस एक से आपकी और ये 12 थी उसके हिसाब से एक्स डी थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया। ये लिख लिया आपने, फिर आपने ये लिख ली, फिर इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया, क्या किया आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो कितना आया 4/3 साइन अल्फा कोस अल्फा डी अल्फा कोस थीटा डी थीटा हो गया। जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया आपका तो ये आ जाता है 9 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपका साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आ गई। अब यहाँ देख सकते हो आप कि इस वाले ट्राइंगल में, अब मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पर ही, देखना कौन सा ट्राइंगल बनाया मैंने तो आपको पता चलेगा। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन अब आंसर क्या देती है जेई इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये आपका 12, ये आपका t/2 है, ये x है और ये आपका जो एंगल है ये थीटा माइनस अल्फा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर, क्योंकि जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा d इजिकल टू 2x साइन थीटा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा आपका। बस थीटा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है, आपको यहाँ से पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1.732 और ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आई आपकी कितनी आई 2, तो इसी हिसाब से इसका आंसर 2 चला जाएगा। क्या चला जाएगा 2। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया एच टी इज मूविंग विद स्पीड वी टी इनसाइड ए लॉन्ग टनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस। इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, आप देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ट्रेन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्होंने ट्रेन का एस टी दिया हुआ है और एक लॉन्ग टनल है भैया, क्या है ये लॉन्ग टनल, इसका एरिया कितना दिया इन्होंने एस नोट दे दिया यहाँ पर। ओके, अब देखिए आप क्या होता है, जो ट्रेन है वो वीटी से जा रही है, किस जा रही है आगे, वीटी से आगे जा रही है और एक रिलेशन दिया है बेटा एस टी और एस नोट में, क्या दिया उन्होंने कहा है कि एस नोट बराबर 4st। ओके, तो इसका एरिया तो जो है 4st के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो एयर है कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस नोट बराबर 4st। लेकिन अब आप आगे देखेंगे कि जो एयर फ्लो होगी कहाँ पर, टनल और ट्रेन के बीच में, इस एरिया को आप A2 मान ले, कितना मान ले इसको A2, तो A2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी 4st, इसका एरिया हट जाएगा तो वो आ जाएगा 3st। कितना आ जाएगा 3st आ जाएगा, कंफर्म है। अब आप देखिए आगे ये डायग्राम, यही 4st आ गया, A2 आ गया 3st। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ स्पीड आपकी v है और ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड v हो जाएगी यहाँ पर एयर की, और इसके ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो vt हो जाएगी आपकी। तो आप देख सकते हैं vt इंटू 4st इजिकल टू v इंटू 3st सोल्व किया तो v बराबर कितना आ गया आपका, ये बर्नौली लगा दी, यहाँ प्रेशर P नोट है और ट्रेन और इसके बीच में प्रेशर P है, तो बर्नौली कितना हो गया P नोट प्लस 1/2 रो VT स्क्वायर इजिकल टू P प्लस 1/2 रो 4/3 विद 2 पॉइंट ले लो सिमेट्रिकल पर, है ना, वहाँ लगा दो बर्नौली 4/3 VT स्क्वायर सोल्व किया तो आपका ये आ गया और इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू n इज इक्वल टू रो VT स्क्वायर, तो योर आंसर इज n इज इक्वल टू 9 आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। In this question, a two large circular discs separated by a distance of 0.01 meter and connected to a battery via of the switch as shown in the figure, charged oil drop of the density 900 kg per meter cube are released through a teeny hole at the center of the top disc। यहाँ पर यहाँ से डाला जा रहा है, ठीक है,
ओके 200 वोल्टेज इज एक्रोस अप्लाई, यहाँ पर 200 वोल्ट हो गया आपका। एज ए रिजल्ट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 8-7 मीटर स्टॉप मूविंग वर्टिकली एंड फ्लोट्स बिटवीन द, यहाँ पर मतलब फोर्स बैलेंस हो जाता है, यहाँ पर इसके ऊपर एम जी इधर लग रहा होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा होगा, क्यों ही वो इसको बैलेंस कर देगा आपको, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्या बन गया, कंसेप्ट बन गया एम जी इक्वल टू क्यू ई वाला कंसेप्ट बन गया। बस आप बाकी चीज़ आप कर ही लोगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ऑयल इज एन, स्मॉल एन निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन, यही ये कंसेप्ट हो गया। क्यू ई बराबर एम जी हो गया आपका, क्यू बराबर एन ई होता है, वी बराबर ई डी होगा। क्या दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है आपका। तो इसमें और डिस्टेंस कितना है, डी है। तो इन तीनों में आप रिलेशन जानते हो, वी बराबर ई टू ई बराबर वी बाई डी आ गया। नाउ तो कीप दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो ये यहाँ रखा आपने और यहाँ से ई की वैल्यू उठाकर आपने यहाँ रखी, तो आप देखो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से सोल्व किया तो ये एन इजिकल टू ये आ गया। सारी वैल्यू आपको गिवन है, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन हो सकती है, इसको सोल्व करने पर आपको एन की वैल्यू 6 आ जाती है। तो इसका आंसर 6 हो जाता है। ये क्वेश्चन आसान था, इतना टफ नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी, आप इसे आराम से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ हॉट balloon is carrying some passenger and few sandbags of mass 1 kg each so that the total mass is 480 kg दिया हुआ है। पहली केस में 480 kg दिया हुआ है। इफ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गिवन balloon buoyancy is v, वॉल्यूम कितना दिया हुआ उन्होंने, v दिया हुआ है। द balloon is floating at equilibrium height of 100 meter when n numbers of sandbags are thrown out. The balloon rises to a new equilibrium height of close 150 meter with its volume v remaining unchanged if the वॉल्यूम को अनचेंज कर रहा है। तो मतलब बायोन्सी फोर्स के अंदर जो वॉल्यूम आएगा रो वी जी, वी चेंज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने खास बात करते वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एयर विद हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज, ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है उन्होंने। वे हैव रो नॉट इजिकल टू 1.25 kg पर मीटर क्यू एंड एच नॉट इजिकल टू 6000 मीटर, द वैल्यू ऑफ एन निकालने। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। एक बार बलून कितनी हाइट के ऊपर बैलेंस है बच्चों बताओ, 100 मीटर पर बैलेंस है। एक बार कितने पर बैलेंस है बताओ बच्चों, 150 मीटर पर बैलेंस है। सर यहाँ पर बायोन्सी फोर्स B2 लग रहा होगा, यहाँ पर mg लग रहा होगा, यहाँ पर सॉरी m2g लग रहा होगा, ये m1g लग रहा होगा। यहाँ कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका B1 हो गया। बस इन दोनों को बैलेंस कर दो, मतलब आप लिखोगे B1 बराबर m1g और B1 कितना हो गया रो 1 vg बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 480 और जी आ गया। और दूसरे की वैल्यू कितना हो गया आपका B2 हो गया, B2 कितना हो गया रो 2 VG और आपका M2 कितना हो गया 480 माइनस n बेग निकाल लिए इंटू जी हो गया। बस इन दोनों को सोल्व करोगे, रो 1 की वैल्यू यहाँ से रखोगे, रो 2 की वैल्यू भी यहीं से रखोगे और इन दोनों को सोल्व करने पर आपका आंसर आराम से n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। अब आता आराम से तो कैलकुलेट नहीं हो पाता है क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही सही। तो ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया जो मैंने आपको बात बताई। फिर यहाँ से इनको सोल्व किया तो रो 1 की वैल्यू रख दी, रो 2 की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व किया आपने, ये आया। फिर आगे सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया, यहाँ तक आ गए। फिर सोल्व करने पर एन की वैल्यू ये आ जाती। तो अब यहाँ पर आपको बड़े दिमाग लगाकर e की पावर -1/20 की वैल्यू निकाला। आप इसको e की पावर x का जो एक्सपोनेंशियल होता है, जो सीरीज होती है 1 प्लस समथिंग, उससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं था। इक्विलिब्रियम का कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, इसके अंदर से आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m, अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m ये दिया हुआ है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l से लटका हुआ है। ए पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p इज नाउ ब्रॉट टुवर्ड्स q फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं भाई साहब। मतलब पहली स्थिति क्या थी, पहली स्थिति ये थी कि ये l है और यहाँ पर m है और इनफाइनाइट से यहाँ से आप एक डाइपोल को ले गए। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, इनफाइनाइट। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी 0, है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई आपकी 0। तो टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है अब ये, इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल टू दिस पोजीशन, इसको जब इसको पास में इसको यहाँ लेके आओगे तो ये यहाँ चला जाएगा। अब ये वापस इक्विलिब्रियम में आ गया, किस में आ गया, ये अगेन इक्विलिब्रियम में आ गया आपका, आ गया। इक्विलिब्रियम आने के बाद आपको सोल्व करना है। इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी mgh, तो इसकी हो गई ये यहाँ था पहले और यहाँ से यहाँ आ गया, प्लस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल q इंटू के पी अपॉन डी स्क्वायर। और यही आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालते हैं आपका वर्क आ जाएगा। जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी 0, वो इतनी पोटेंशियल स्टोर होगी, मतलब इतना आपने उसके ऊपर वर्क किया, इतना आपने उसके ऊपर वर्क किया। बस यही क्वेश्चन है। और बस आप इसको देखो, यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है। ये एल हो गया, ये अल्फा, ये बीटा मान लिया, ये बीटा मान लिया।
यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स लग गया, ये Q इंटू एफ बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई की वैल्यू मालूम है 2kp बाई डी क्यूब, ये टेंशन हो गया आपका, T हो गया, ये mg हो गया आपका, ठीक है, और ये T हो, तीन फोर्स हो गए T, F और mg। अब आप देखिए पहले बच्चों, अगर ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा है ही सही, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। बीटा के सामने वाला बीटा, बीटा के सामने वाला बीटा हो गया आपके पास। अब अल्फा बीटा और बीटा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर पाई, पहली इक्वेशन क्लियर। बीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, क्लियर। क्या मुझे इतना वर्क डन करना है, यस, इतना मुझे वर्क डन करना है। तो मुझे क्या इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि एमजीएच की फॉर्म में आंसर पूछा हुआ है। अब आप देखिए टी अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा वहाँ देखिए, एम जी इजिकल टू साइन अल्फा प्लस बीटा वहाँ देखिए, और डी डी टू फोर्स एफ अपॉन साइन 2 बीटा, फोर्स की वैल्यू 2kp अपॉन डी क्यू भी आ जाएगी। अब आपको सोल्व करो तो यहाँ पर जो बीटा है इसकी वैल्यू यहाँ से रखोगे तो ये आ जाएगी आपकी पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ गया 2kp अपॉन डी क्यूब साइन पाई माइनस अल्फा। अब ये इसको सोल्व किया आपने तो ये आ गया आपको, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे निकालनी है के पी क्यू डी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ देखो के पी क्यू डी स्क्वायर को लिया तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर एम जी साइन अल्फा डी अपॉन 2 कोस अल्फा बाई 2। नाउ डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, डी की वैल्यू आपने यहाँ से रख दी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू डी है, और डी की वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन डेट है 2l साइन अल्फा बाई 2 2 कोस अल्फा बाई 2। बस इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व किया आपके पास तो फाइनल इक्वेशन आ जाती है 2mgl साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब आपको साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी हो, कहाँ से निकालोगे, देखो ये बीटा एंगल है और ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में देखो आपने कोस बीटा इजिकल टू कितना लिखा, ये h है और ये d है तो h बाई डी लिखा। कोस बीटा बराबर है डी की वैल्यू 2l साइन अल्फा बाई 2, बीटा की वैल्यू वहाँ से रखी है आपने पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 h अपॉन 2l साइन अल्फा बाई 2। फिर सोल्व किया आपने तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर h अपॉन 2l। तो इसकी वैल्यू में जो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल कर यहाँ रख दी तो ये आपका mgh आ गया। तो अब वर्क डन ये था, इसकी वैल्यू ये आई है तो ये हो गया, तो इसका आंसर n बराबर 2 आ जाता है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था काफ़ी, और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन के अंदर ये आता है, इतना आसानी से नहीं हो पाता है एकदम से, कैलकुलेशन भी है और कंसेप्ट भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ थर्मली आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल ऑफ हाइट 8 मीटर इज केप्ट वर्टिकल। इसकी हाइट 8 मीटर है, वर्टिकल रखा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय डायथर्मिक परफेक्ट थर्मल, मतलब ना तो हीट ऊपर जा सकती है, ना इधर जा सकती है, ना बाहर जा सकती है, मतलब जो हीट यहाँ की यहीं रहेगी, जो हीट यहाँ की यहीं, यहाँ का जो टेम्परेचर वही रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर भी वही रहेगा। अब क्या कहता है, थर्ड द पार्टीशन इज हेल्ड इनिशियली एट 4 मीटर डिस्टेंस। इसको इनिशियली कितने डिस्टेंस पर रखा, 4 मीटर पर रखा, ठीक है। तो नीचे भी कितना आ गया बच्चों, ये 4 मीटर पर आ जाता है। एज शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम बिलो, ईच ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द वेसल कंटेन 0.1 मोल ऑफ द गैस। गैस के मोल बता दिए, 0.1 मोल हो गए आपके इनिशियली। आगे चलो आप क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो टेम्परेचर कितना हो गया, ये 300 केल्विन हो गया, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया, तो ये फर्स्ट कंडीशन। अब इसको छोड़ दिया, नाउ द पार्टीशन इज नाउ रिलीज्ड एंड मूव विदाउट एनी गैस लीकेज फ्रॉम वन पार्ट टू द। तो जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता तब तक ये मूव करता रहेगा, ऊपर का प्रेशर बराबर नीचे का प्रेशर। इसका एरिया आप ए मान लो, तो मान लो ऊपर से प्रेशर लगा आपका कितना P1, नीचे से कितना लगा आपका प्रेशर P2, और नीचे कितना लगा आपका mg। तो आप क्या लिखोगे बताओ, सिंपल सा बात है, P2 बराबर P1 प्लस mg बाई ए, ये आपका आ गया। और इसको आगे देखिए आप सॉल्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं 300 केल्विन 4 मीटर P1 P2 ऊपर लगा, mg नीचे लगा, x नीचे आ गया तो ऊपर 4 प्लस x हो गया, नीचे कितना हो गया 4 माइनस हो गया। दिस इज द इक्वेशन क्लियर। P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PV इजिकल टू कितना होता है, nRT होता है। तो आपको देखिए आप यहाँ पर PV इजिकल टू nRT होता है, तो यहाँ पर P कितना हो जाएगा, nRT बाई V। तो आपने लिखा nRT बाई V2 बराबर nRT बाई V1 बराबर mg बाई ए हो जाएगा। अब ये हो गया आपका nRT, ये 1/V2 माइनस 1/V1, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, नीचे वाले का वॉल्यूम V2, तो 1/4 V2 कितना हो जाएगा आपका a इंटू 4 माइनस एक्स, और आपका V1 कितना हो जाएगा a इंटू 4 प्लस एक्स। नाउ द कीप द वैल्यूज, ये सब वैल्यू दी हुई है, ये 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 दी हुई है, यहाँ से ए कट जाएगा। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू -8 और 2 आ जाएगी। x बराबर -8 फिजिबल नहीं है, तो x बराबर 2 काम में लेंगे हम लोग, तब ये 2 मीटर नीचे आएगा, तो टॉप से हाइट कितनी हो जाएगी उसकी 6 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके भैया, नेक्स्ट
Now in this question, a beaker of the radius r is filled with water, refractive index 4/3. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. 4/3 up to a height h, यहाँ तक h तक हाइट भरा हुआ है. In the figure on the left, the beaker is kept on horizontal table rotating with angular velocity ओमेगा. जैसे ओमेगा से करोगे आप जानते हो यहाँ पे एक शेप बन जाएगा. ठीक है, तो जो हाइट h थी वो हाइट h ये है और स्मॉल h, तो ये वाली जो हाइट है आपकी चेंज हो जाएगी. ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी h माइनस स्मॉल h. ठीक, दिस मेक्स द वाटर कर्व सो डेट अ डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल एट द सेंटर एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बीकर. ये इन्होंने कहता है कि जो पहले वाटर लेवल था और इसके बीच में डिस्टेंस एज आ जाता है. दो कंडीशन दी है, एज बहुत कम होता है और आर भी बहुत कम होता है. आर इज द ये रेडियस. ठीक है, एज शोन इन द फिगर ऑन द राइट, टेक दिस सरफेस टू बी अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल. स्पेरिकल माननी आप जानते हो, जनरली जब अपन रोटेट करते हैं तो पैराबोलिक बनती है. क्या बनती है? पैराबोलिक बनती है. लेकिन यहाँ पर क्या हमारा कहा, क्वेश्चन में कहा है उसने कि स्पेरिकल माननी है विद द रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर. उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? आर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट. तो इन चार ऑप्शन में तो कौन कौन सा करेक्ट होगा, सबसे पहले ये हमें देखना. तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये हो गया आपका, यहाँ देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर, आर ये स्मॉल आर हो गया और ये एच हो गया. तो यार ये डिस्टेंस कितनी बची? आर माइनस एच. ये आर, ये हो गया आपका स्मॉल है. इसको सोल्व किया आपने तो आर स्क्वायर इजिकल टू आर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी. सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी. तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए की बड़ी बात नहीं, तो ऑप्शन बी बड़ी बात है कि इमेज कहाँ बनेगी किसकी? इसकी. तो आप देखो ये कर्व सरफेस हो गई, यहाँ से आप देख रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपके लिए इमेज हो गया. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? यू हो गई आपकी यहाँ से, और आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई? वी हो गई. तो ये यू है जो असल में ये एच माइनस स्मॉल एच है. कितना है ये? एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी बच्चों. ठीक है, इसको तो अब ये फॉर्मूला लगा दिया आप लोगों ने, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इजिकल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर. तो ये हो गया 1 बाई वी माइनस 4 अपॉन यहाँ कितना यू, मतलब माइनस साइन ये नीचे की तरफ है ना, तो माइनस साइन आएगा तो माइनस एच. यहाँ ये इन्होंने ऐसे लिखा है. ठीक है, ये भी सही है क्योंकि अपन यू को लिखेंगे माइनस एच माइनस एच. तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस एच प्लस एच. ठीक है, ये हो जाएगा. तो इन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया इक्वल टू 1 ऊपर का 4/3 नीचे का. तो ये आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया आपका आगे. अब आप देखिए कि एच इज स्मॉल लेस देन आर. तो यहाँ से एक फॉर्मूला काम में लिया तो एच उड़ जाएगा तो आर बराबर तो ये हो जाएगा. ये काम आएगा इसलिए मैंने अभी काम में लिया है यहाँ पर. अब देखिए 1 बाई वी इजिकल टू 4/3. ये आर की वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ रख दी तो ये आ गया 2h/3 आर स्क्वायर. अब 1 बाई वी इजिकल टू अब देखिए ये इसको आगे ले आया माइनस 2h/3 आर माइनस 4/3 एच माइनस. अब इसमें एक और कंडीशन डाली एच इज लेस देन एच. तो इसको लगभग मैं लिख सकता हूँ 3h. और मैंने क्या किया, यही साथ में -4/3h को कॉमन ले लिया. क्या ले लिया? कॉमन ले लिया. और माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा और ये आ गया आपका पूरा 3h/4 इंटू 2h/3 आर स्क्वायर. फिर आगे इसको सोल्व किया, अच्छे से लिखा. 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा आपका, 2 टाइम कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई वी इजिकल टू -4/3h 1 प्लस कैपिटल H स्मॉल h/2 आर स्क्वायर. डन एकदम से. अब आप देखिए GH बराबर ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2. ये प्रेशर डिफरेंस लिख लिया आप लोगों ने. क्या लिख लिया आपने? ये प्रेशर घूमने की वजह से और इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ का प्रेशर लिखा और यहाँ से यहाँ का प्रेशर लिखा आपने. तो आपने लिखा रो से रो कट जाएगा तो GH इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2. तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई एच बराबर 2g/ओमेगा स्क्वायर. अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है 1 बाई वी इजिकल टू -4/3h 1 प्लस h/2. सेम रहा h/r स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर/2g हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा. इसको सोल्व कर लिया तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 3h/4 1 प्लस h ओमेगा स्क्वायर/4g की पावर -1. और मैग्नीट्यूड साइन क्यों लिया? क्योंकि माइनस साइन मतलब इमेज यहाँ पर बनेगी आज की. ठीक है, यहाँ क्या बनेगी? उसकी इमेज बन जाएगी. तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर, ये टफ क्वेश्चन के अंदर आता है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है. क्या आता है? ये टफ क्वेश्चन के अंदर आता है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड प्लस ऑप्टिक्स को कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन दिया है और इसमें रोटेशन भी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ उसके अंदर? इसमें रोटेशन भी दिया हुआ है. 4-5 कंसेप्ट एक साथ मिल रहे हैं तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए जेई का. नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आई स्टूडेंट टेक्स ए रैम्प दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री. ओके, with the horizontal he oblique c start as shown in the figure at the bottom of the ramp with speed v नोट. यहाँ से वो किसी चीज़ को v नोट से फेंकता है, वो ऐसे जाता है घूम के यहाँ पर आ जाता है. ठीक है,
है ना, सेमी सर्कुलर एक्स वाई जेड, ये सेमी सर्कुलर एक्स वाई जेड बनाता है। यहाँ पर तो अपन जानते हैं यहाँ पर जी लग रहा होगा आपका, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा जी साइन 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी साइन 30। तो ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो पूछा उन्होंने। और हो गया आपका ग्राउंड से एज्यूम डेट द एनर्जी लॉस इन नेग्लिजिबल। अच्छा, एनर्जी लॉस को नेग्लिजिबल दिया, इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय इज ओनली वेयर। उसने कहा है कि जहाँ पर टॉप के ऊपर केवल जी साइन थीटा विल प्रोवाइड वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ जो टॉप पे स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, जी साइन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो वी बराबर कितनी, वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी आर साइन थीटा कितना है 30 है, तो वी कितना हो गया आपका जी आर बाई 2 का रूट। ये सब बातें इसके अंदर है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट पूछे हैं, उसके अंदर कैसे कैसे क्या करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। गिवन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ टर्न सेमी सर्कुलर पाथ एट द हाईएस्ट पॉइंट प्रोवाइडेड बाय हर वेट ऑन बैलेंसिंग इज, तो एम जी साइन बराबर एम वी स्क्वायर बाई हर सोल के आप ये आ गया, तो ये आ गया वी स्क्वायर। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक मुझे लगाना था, यहाँ पर यहाँ वी नॉट है और ये कितना हो गया एम जी है, तो यहाँ स्पीड कितना है v है, तो यहाँ से लगाया तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो 1/2 एम वी नोट स्क्वायर बराबर एम जी एच प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। एम कट गया तो वी नोट बराबर ये उधर गया तो 2 जी एच उसे मल्टीप्लाई करा वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास यहाँ पर जी आर बाई 2। तो ये इसका आंसर आ जाता है आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डी ऑप्शन में क्या था ग्रेविटी। अब देखिए आप यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि आप देखिए यहाँ तो पूरा का पूरा जी साइन थीटा प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर जो लग रहा है वो जी साइन थीटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी जी साइन थीटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स आपको यहाँ और यहाँ इस और इस पोजीशन पर लगाना पड़ेगा, इस और इस पोजीशन पर लगाना पड़ेगा उसको टर्न करने के लिए। बाकी जगह तो क्या होगा जी साइन थीटा का जी साइन थीटा का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो वो उसी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। तो इसलिए मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा आपको वो एक्स और जेड पर होगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। थैंक यू। इन दिस क्वेश्चन अ रोड ऑफ मास एम, इस रोड का मास कितना है आपका एम दिया हुआ है एंड लेंथ कितनी दी हुई है एल दी हुई है, पिवोटेड एट वन ऑफ इट्स एंड इज हैंगिंग वर्टिकली। कैसे लटकी हुई है ये, ऐसे वर्टिकली लटकी हुई है। अ बुलेट ऑफ सेम मास मूविंग एट ए स्पीड v स्ट्राइक द रोड हॉरिजॉन्टली एट अ डिस्टेंस x। ये x पर आती है, टकरा जाती है, यहाँ पर टकरा कर इसमें एम्बेडेड हो जाती है, मेरे ख्याल से क्या हो जाती है इसके अंदर ये एम्बेडेड हो जाती है। द कंबाइंड सिस्टम नाउ रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द पिवोट। इसके अबाउट क्या करता है बेटा, ये पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा से घूम जाता है। द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा एम इज अचीव्ड फॉर x इज इक्वल टू एक्स एम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम एल एम वी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा आई ओमेगा, और आई की वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर दोनों आएगी। तो एम वी एक्स बराबर आई कितना हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको सोल्व करेगा तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये देखिए आप एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, तो ये ओमेगा आ गया आपका, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो ओमेगा सोल्व किया तो आपका ये ए आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज द ए ऑप्शन। ना ओमेगा मैक्सिमम निकालना है तो ओमेगा मैक्सिमम डी ओमेगा बाई डी एक्स करोगे, तो आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो ये करोगे ये करोगे ये करोगे, डिफ्रेंशिएट करने पर आपके पास आ जाएगा एक्स बराबर एल बाई 3। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, मैक्सिमम ओमेगा हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन यहाँ से। आप मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा, इस एक्स की वैल्यू को उठाकर आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, तो आपका आंसर सोल्व करने पर ये ओमेगा मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपने देखे कि इस बार जो क्वेश्चन जो आए हैं अभी तक थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी दिमाग लगाना था क्वेश्चनों के अंदर, और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन थे बच्चों, है ना। तो कंसेप्ट के ऊपर चलें और आपके क्वेश्चन अच्छे से होते चले जाएंगे। थैंक यू। Hello dear students, my name is Avinash Kishore. Your avian sir is present with the second half of paper 2. ठीक है, तो पेपर 2 के पहले 9 क्वेश्चन आपने देख लिए, उसके सॉल्यूशंस आपने देख लिए। अब लास्ट के 9 क्वेश्चन जो हैं पेपर 2 के वो मैं डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फिलामेंट दैट इज कैथोड carrying current I hits a target anode, okay, at a distance d from the cathode. ठीक है, the target is kept at a potential V higher than the cathode, resulting in emission of continuous and क्या लिखा हुआ है, continuous and characteristic X-ray।
दोनों एक्सरेज एमिट हो रहे हैं। वैसे इतनी सारी बातें जो लिखी हैं वो अपन एक्सरे का जो सेटअप है वही उसके बारे में ही जानकारी दिया हुआ है, तो ये सब तो बातें आपको पता होंगी अगर एक्सरे की बेसिक बातें पता है आपको। इफ द फिलामेंट करंट आई इज डिक्रीज टू I/2, ठीक है ना, करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है I/2 को, तो द पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीज टू 2V, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं और सेपरेशन उनके बीच में चेंज कर रहे हैं, ये बस इसमें बातें लिखी हुई है। ओके, नाउ सी देयर आर 4 ऑप्शंस ABCD, इनमें से कौन सी बातें सही है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है, कट ऑफ वेवलेंथ, उसके बारे में हमें क्या जानकारी होता है। तो देखो, क्योंकि आपने पोटेंशियल की बात यहां कही है, तो पोटेंशियल से जो एनर्जी मिलेगा वो क्या मिलेगा, EV। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपने जनरेट किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलता है एक्सरे का, वो फॉर्मूला ये आपको खैर पता ही होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की बात हो रही है ना, कट ऑफ वेवलेंथ, सॉरी, कट ऑफ वेवलेंथ की बात हो रही है। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ मतलब जितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड की है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकल के आ रहा है, क्या उसमें कोई रिडक्शन होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डबल हो रहा है तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, तो ये बात तो सही है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे रिमेन्स द सेम। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है ये टारगेट पे डिपेंड करता है। किस पे, टारगेट पे। आपने जो टारगेट बनाया है इसके सेटअप के बारे में आपको जानकारी होगा। यहाँ एक टारगेट होता है ना, और इस पे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है यहाँ पे, है ना। ये कंप्लीट एक कुलीज ट्यूब होता है, सब तो पता ही होगा। तो ये जो टारगेट है इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होगी। तो टारगेट तो चेंज ही नहीं किया अपन, है ना, टारगेट इज केप्ट, टारगेट में कोई चेंज ही नहीं आया। इसीलिए क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे रिमेन्स सेम। सही बात है, तो ये पॉइंट करेक्ट हो गया। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज करेक्ट। अब सुन, द कट ऑफ वेवलेंथ, ये तो खैर ये गलत है, तो सही है तो ये गलत हो जाएगा। नाउ द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे विल डिक्रीज। अब देखो, ये जो डिस्टेंस के बारे में जानकारी दिया गया है ना, उससे कोई चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस, आप जो सेपरेशन चेंज कर रहे हो उससे चेंज नहीं होगा कुछ। चेंज किससे होगा, करंट से चेंज होगा। किस में चेंज होगा, इंटेंसिटी में चेंज आएगी, है ना। इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सरे विल डिक्रीज। देखो, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा वो समझते हैं। आप अगर करंट हाफ कर रहे हो तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे थे उनकी काउंटिंग भी कम हो गई, है ना। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकल रहा है वो I²R के वैल्यू से निकलता है पर यूनिट टाइम। तो करंट कम किए तो फिलामेंट से जो एनर्जी है उसमें कमी आई, है ना, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो इंटेंसिटी है वो जरूर चेंज होगा। तो ये आपके सामने इसका कंसेप्ट है। तो जो मैंने बातें यहाँ पे लिखी हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये इसका ग्राफ होता है, एक्सरे का ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है। ठीक है, तो इफ करंट इन द फिलामेंट इज रिड्यूस देन एमिटिंग इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो गेट्स रिड्यूस। सही है, दैट्स वाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे रिड्यूस। सो आवर आंसर इज AC। करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सोल्यूशन देखो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 11। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, सेम मास है दोनों के और चार्ज भी सेम है, आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट by two non-conducting massless string of same length. At equilibrium, the angle between the string is alpha. अच्छा, ठीक है, equilibrium angle alpha दिया हुआ है। ठीक है, the spheres are now immersed in a dielectric liquid. Liquid की density given है, कितना given है, 800 kg per meter cube given है। ठीक है, if the dielectric constant is 21, ये k की वैल्यू है, इसको लिख लो k की वैल्यू कितनी है, 21। If the angle between the string remains same after the immersion of dielectrics, then तब बताना है ये 4 ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
ये बढ़िया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है ना, बेसिक मतलब डेप्थ की बात कर रहा हूं, तो आप ज्यादा चांसेस है कि मिस्टेक कर जाओगे ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। देखिए, तो बहुत ही आपको लगेगा ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए ध्यान से, ये चीज ऐसे गिवन है कि ये इनिशियली इस तरह से यहां से अल्फा एंगल बना रहे हैं ये दोनों, क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं, तो इधर क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर क्या लगेगा mg, ठीक है, इधर क्या लगेगा टेंशन, ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है। अब जब इसको किसी मीडियम में फिल कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना हो जाता है बाई के हो जाता है ना, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो 21 है उसके बराबर हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। तो आप मिस्टेकनली ये लाइन सही मार्क कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज, इसको आपको लगेगा कि ये गलत है, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। क्यों? आपको लगा ना कि ये तो चेंज हो गया, के से डिवाइड होगा तो वैल्यू तो कम होनी चाहिए, तो इट्स रिमेन अनचेंज, सही कैसे हो सकता है? तो द आंसर इज कूलम्स लॉ याद करो। कूलम्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये दोनों में कोई चेंज ही नहीं आया, ना डिस्टेंस उसके बीच में चेंज हुआ, ना इसमें जो चार्जेस थे वो चेंज हुए, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो फिर फोर्स कैसे चेंज होगा? तो फिर आपको क्वेश्चन करोगे कि सर ये तो बाई के हुआ करता था, ये सब तो हम लोग पढ़ा क्या करते हैं, तो फिर तो कम हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो द आंसर इज टोटल, इस पे अगर पूछा जाता ना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज, वो चेंज होगा। वाई? बिकॉज द मीडियम ऑल्सो induces some charges, that is why there is a force of attraction between them and that also affects the force, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, ये बात, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिड्यूसेस, हाँ ये आप मिस्टेक कर सकते हो रिड्यूसेस से, क्योंकि ये बाई के हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स डज नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। और सुपरपोजिशन भी यही कहता है कि अगर आप किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स की बात करते हैं तो किसी और का होना या ना होने पे डिपेंड नहीं करता, वो उतना ही रहेगा। तो मीडियम के होने या ना होने से क्या चेंज हुआ? नेट फोर्स के बारे में चेंज हुआ है ना, यहाँ पे जो मीडियम है वो भी फोर्स लगाने लग जाएगा, तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, करेक्ट है। और मास डेंसिटी और टेंशन कैसे निकालेंगे, तो आप इसकी बस FBD सॉल्व कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करके इधर T cos अल्फा बाई 2, T sin अल्फा बाई 2, दोनों को बैलेंस करके आप चेंज करेंगे। ये देखो सोल्यूशन है यहाँ पर, ये है तरीका नंबर 1। ये मैंने कंप्लीट सॉल्व करके आपको दिखाया है जो जनरली सॉल्व होता है। अगर आप कंपटीशन में बैठे हो, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप एकदम से तुरंत से टेंशन निकाल लोगे, डेंसिटी भी निकाल लोगे, ठीक है। कैसे? तो मेरे हिसाब से आंसर क्या है, A एंड C, ठीक है। B इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखिए B में है ना इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिड्यूसेस, यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जल्दबाजी में ये मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने मीडियम भर दिया तो आप बोलोगे कि F बाई के हो गया, फिर तो चेंज हो जाएगा। नो, बाकी 2 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक मेथड तो यहाँ पे किया गया है, फोर्सेस रिजॉल्व कर दिया, इसको इक्वल कर दिया T sin अल्फा F, और बाद में जब ये मीडियम फिल हुआ तो F डैश हो गया और टेंशन भी चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बाद में डैश डैश करके लिखा हुआ है, फिर दोनों को कर दो डिवाइड, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको डिवाइड करके आप सॉल्व करोगे। ऐसे करने के बाद आंसर आ जाएगा। और ऊपर में एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? बॉइंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो पहले लिखा है जब मीडियम नहीं डाला था। जब मीडियम आप डाल दोगे तो मीडियम से आपको क्या मिलेगा, एक बॉइंट फोर्स भी मिलेगा। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया।
देखिए उसके लिए आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर इस एक सॉलिड को इमर्स करते हैं, ठीक है, सॉलिड को इमर्स करते हैं तो उसको बॉइंड फोर्स फील होगा और वेट भी फील होगा, ठीक है, वेट भी फील होगा। तो नेट फोर्स अंदर में उसको हल्का फील होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, तो अंदर में वो हल्का फील करने लगेगा, है ना। तो वो हल्का क्यों फील करता है? बिकॉज ऑफ बॉइंड फोर्स। तो इफेक्टिवली जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। तो जी इफेक्टिव इनसाइड अ लिक्विड इज इक्वल्स टू जी वन माइनस रो ऑफ दिस लिक्विड, रो बाय डी। डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हो जाता है इफेक्टिव। कैसे आया? इसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर देना वी रो जी से, और इसको रिप्लेस कर देना वी डी जी से। दोनों को आप माइनस करोगे, नेट जो निकल के आएगा उसमें इफेक्टिवली जी इतना होगा। ठीक, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं, मैंने क्लास में ऐसा ही इलस्ट्रेशन लिया था सेम टू सेम, जिसमें मैंने बताया था एक लॉन्ग मेथड, फिर एकदम से शॉर्ट मेथड बताया था कि इसको अगर यूज करते हो बहुत टाइम सेव होता है। अब मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियल, तो इनिशियल मैं दिखाता हूं यहां पर। ये सॉलिड है, इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर क्या लग रहा है, mg, ओके, और इधर क्या लग रहा है, टेंशन, ठीक है ना, टेंशन। ये कब है? जब आपने कोई भी लिक्विड इमर्स नहीं किया, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ना बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 क्या होगा, जो यहाँ है वो यहाँ है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर वेक्टर ट्रायंगल यूज कर लूं, वेक्टर ट्रायंगल। तो tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg, ठीक है। ये कब है? इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली। अब बाद में क्या हुआ, आपने लिक्विड इमर्स कर दिया, ठीक, बट द एंगल डज नॉट चेंज, एंगल डज नॉट चेंज। तो देखो अब मैं बॉइंड फोर्स की तरफ परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि अंदर में जी इफेक्टिवली इतना हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई के हो गया, और इधर क्या लग रहा है, एम जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है, ये 1 माइनस रो बाई डी, ठीक। अब इधर तो टेंशन है ना, तो ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स है, और ये नेट फोर्स और ये नेट फोर्स बराबर हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट लिख दिया ऐसे। एंगल में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या आप कह सकते हो इसका भी tan अल्फा बाई 2 क्या होगा, दिस अपॉन दिस। तो ये दोनों तो बराबर होंगे, क्योंकि एंगल में दोनों अल्फा बाई 2 बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई के इनटू एम जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी 1 माइनस, उधर स्पेस नहीं है, जी 1 माइनस रो बाई डी, है ना। थोड़ा सा समझ लेना, उधर स्पेस नहीं था, इधर कर लिया। तो इससे फायदा देखो क्या हुआ, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये देखो, है ना। तो इधर क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, 1 1 हो चुका है इधर। तो इसको आराम से रीअरेंज करो और सिंपली पहुंच जाओ वहां पे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 इक्वल्स टू ये दोनों कैंसिल, तो हो गया 1 बाई के, जी भी कैंसिल, 1 माइनस रो बाई डी। अब देख लो क्वेश्चन में क्या क्या ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है के की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है 800, है ना। सारी वैल्यूज को रख दो यहां पर, तो वैल्यूज रख देते हैं। 21 पता है, ये पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800 पता है,
तो यहाँ पे 800 डाल दो, डी निकल आएगा। बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन हो गया। तो ये 1 है ना, तो ये पूरी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो सीधा कहाँ पहुंच गए, देखिए यहाँ पे पहुंच गए आप, बिल्कुल इस जगह पे पहुंच गए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे तो ना आपको ये करना पड़ा ना ही ये करना पड़ा, सीधा यहाँ पहुंच गए। तो बहुत ही इजी सा मेथड है, ये चीज लगाए करो कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, इतना होता है जी, और क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं तो इन दोनों को इक्वल करके सिंपल सा यहाँ पहुंच जाओ और इनका वैल्यू निकाल लो। आई होप समझ गए होगे, है ना। तो ठीक है, अब टेंशन कैसे निकल के आएगा, टेंशन की वैल्यू कब होगी, बाद में ना, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज। ये बात सही नहीं है, टेंशन तो चेंज हो जाएगा ना, टेंशन तो चेंज हो ही रहा है, तो इसलिए आवर आंसर इज ए एंड सी। ठीक है, कि टेंशन क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स, है ना, ये नेट फोर्स चेंज हो गया ना, ये देखो ये और ये तो नेट फोर्स चेंज हो ही गया, इसीलिए टी डैश हो जाएगा। और देखो ये भी पता हो अगर मेथड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कर लो, टेंशन भी आ जाएगा। ठीक है, टेंशन अगर निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है ये तरीका। तो आई होप 11 समझ गए होंगे। वैसे मैं थोड़ा टाइम देता हूं, एक बार आप स्क्रीन देख लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, फिर मैं मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में लिखा है, स्टार्टिंग एट t = 0 फ्रॉम द ओरिजिन विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, अ पार्टिकल फॉलोज ए 2-डायमेंशनल ट्राजेक्टरी इन xy प्लेन। इसका 2D मोशन का ये क्वेश्चन है और xy प्लेन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट रिलेट किया गया है y = x स्क्वायर से। ठीक है, एंड x एंड y आर द कंपोनेंट्स ऑफ हिज एक्सेलरेशन आर ax एंड ay। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो इसका जो पाथ है वो कैसा है, तो इसका पाथ कुछ इस तरह से है। कैसा है, ऐसा, क्योंकि एक पैराबोलिक है तो मैं ऐसे बना लेता हूँ xy प्लेन, ये y है और ये x है। ठीक है, ऐसे। अब सुनो, इसकी इक्वेशन गिवन है y = x² / 2। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करें dy/dt इक्वल्स टू, इसका 2x का हो जाएगा 2x/2 इंटू dx/dt, है ना, ये हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द y इज इक्वल्स टू x वेलोसिटी ऑफ x। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर आप करें तो dvx/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया dx/dt इंटू vx। ठीक है, प्लस अब इसकी डिफरेंशिएशन इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो इसको कांस्टेंट रख दिया x इंटू dvx/dt। तो इसको क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन। इसको क्या लिखोगे, vx का स्क्वायर। ठीक है, vx। अब इसके बारे में देखो, समझ आ रहा है, dx/dt का मतलब x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू ax, x इंटू ax। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। अब यहां से मैं सारी बातें कमेंट करूंगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, अगर ax 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, then this implies that when the particle is at origin ay equals to 1। तो अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है, ओरिजिन पे, ठीक है, तो ओरिजिन पे है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है ना, तो ए की बात करते हैं, ए की, तो x इक्वल्स टू 0 हो गया ओरिजिन पर, इसका मतलब ये पार्ट 0 हो गया। तो अगर ये पार्ट ही 0 हो गया तो ay इज इक्वल्स टू vx² इसके इक्वल हो गया। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 1 होगी तभी एक्सेलरेशन y कंपोनेंट वाली 1 होगी, ऐसा तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि x पर तो अब डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, ये वाली वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पर ये जो ओरिजिन लिखा हुआ है उस पर ये वाला पोर्शन 0 हो गया, है ना, यही 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसीलिए
100% सही नहीं है। 100% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं इस इम्प्लाइज का मतलब जेई एडवांस वाले क्या समझना या समझाना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ए को कोई ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है ना। तो अब अपनी जो टीम है, मोशन की टीम, उनका मानना है कि इम्प्लाइज लिखा हुआ है और इम्प्लाइज का मतलब है कि उसका मतलब कंप्लीट होना। तो हम लोग कंप्लीटली एज अ टीम इसको बोलना चाहते हैं कि ए should not be the correct option, but we never know what they want to tell in this option, है ना। तो इस implies word पे थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। देखिए तो पहले बारे में समझ आ गया आपको क्यों गड़बड़ कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब ओरिजिन पे रहेगा ना तो x कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सप्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इसकी चाहे कोई भी वैल्यू हो, आंसर आपका ए वाई का डिपेंड ही नहीं करेगा उस पर। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन शानदार है, बहुत बढ़िया। देखो अगर ए एक्स 0 है, दिस इंप्लाइज ए वाई इज 1 एट ऑल द टाइम। देखिए इस लाइन को पढ़ते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे फ्रॉम ओरिजिन स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ओरिजिन पे इसकी जो स्पीड होगी उसकी डायरेक्शन x डायरेक्शन में होगी, y पे तो है ही नहीं कुछ। इसका मतलब vx गिवन है 1, कहां पर, यहां पर एट t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है ना। vx 1 गिवन है। अब इस पे देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, जब ax 0 हो जाए, ax जब 0 हो जाए तो ax 0 होगा तो ये पूरी ये जो पार्ट है वो 0 हो गई। b पर अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं। जब यही 0 हो गया, ax 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि vx कांस्टेंट है। कैसे समझ में आया, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या गिवन है, 1, इसका मतलब ये कितना हो गया, 1। तो फिर ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई की वैल्यू हो जाएगी vx के स्क्वायर के इक्वल, एंड vx का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। इट मींस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल द टाइम। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। सी, t इक्वल्स टू 0 पे द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट इन द x डायरेक्शन, ये लो, बिल्कुल सही बात है, ये इधर ही है, अलोंग द टेंजेंट ही होता है वेलोसिटी, तो ये भी सटाक फटाक करेक्ट, ठीक है ना, करेक्ट है ये भी। चलिए डी पे आते हैं। डी पे लिखा हुआ कि अगर ax 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्सिस इज 45 डिग्री एंड द x एक्सिस इज 45 डिग्री। क्या ये बात सही है, देखते हैं। जब ax 0 हो गया, क्या 0 हो गया, ax 0 हो गया, तो फिर से वही बात, ये 0 हो गया तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया x डायरेक्शन वाली, इसका मतलब ay कितना हो गया, 1। समझो, जब ax 0 है तो फिर तो अब यहां आ गए ना, ax 0 है, इसका मतलब ay इज 1 ऑल द टाइम, तो मैं उतनी बातें ही नहीं करूंगा। अब सी ऑप्शन की बात सुन लो। सी ऑप्शन में आप कह देखो कि ay कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इट इज गिवन एट ऑल द टाइम। आप कह रहे हो ये सही है तो बस डी के लिए भी सही है, डी के लिए भी सही है, तो फिर अगर 1 ऑफ सेकंड में निकालोगे तो vy हो जाएगा 1, तो vx भी 1, v भी 1, एंगल कितना है 45 डिग्री। अरे इतने स्पीड मत बोलो सर। देखो vy इज इक्वल्स टू ay इंटू टी, कैसे किया मैंने, v इक्वल्स टू u प्लस at, u 0 है, at, तो vy क्या आ जाएगा, दोनों 1 है, 1 हो गया, तो vx कितना हो गया, ये भी 1। कैसे, क्योंकि starting from the 0 speed is 1 and acceleration in the x direction is 0, it means vx equals to 1, constant देखो यहाँ पे 1, तो दोनों 1 1 है, तो जब vx और vy इक्वल होते हैं तो yes the angle between them is 45 डिग्री, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, एक और ऑल्टरनेट मेथड है कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये बस ये दिखाने के लिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे वहां पे 1 पे, ये डिफरेंट मेथड है, ओके। अदरवाइज यू हैव दैट ऑप्शन आल्सो। तो ये है सोल्यूशन आपके सामने, आप देख सकते हैं, ओके। हाँ ये रहा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, अ स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज रेडियस r, ठीक है। टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर pressure to be P0. The bubble now gets compressed radially in an adiabatic manner so that its radius becomes
r minus a, where a is much less than r. The magnitude of work done in the process is given by this. इस फॉर्म में मुझे आंसर निकालना है, ठीक है ना, इस फॉर्म में मुझे आंसर निकालना है. तो हाँ, तो ये जो फॉर्म है ऐसा चाहिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस फॉर्म में मुझे लिखकर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले समझ लेना है कि ये क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है. अब ये रेडियली कंप्रेस होगा तो वो पूरे टाइम स्फीयर ही रहेगा. तो मान लेते हैं ये ऐसा हो गया, तो कितना रेडियस हो गया, r माइनस ए. इसका मतलब ये कितने से कंप्रेस हुआ, a से कंप्रेस हुआ अंदर, तभी तो ये r माइनस ए हुआ होगा. तो पहले प्रेशर P नॉट था, अब प्रेशर बढ़ के हो गया P नॉट प्लस dp, है ना, dp प्रेशर बढ़ गया. ठीक, अच्छा इसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आया, वॉल्यूम क्या लेंगे, तो वॉल्यूम लिखेंगे एरिया इंटू एलिमेंटल थिकनेस, दैट इज ए. समझ में क्या कर रहे हैं, देखो याद करो, हम लोग एलिमेंटल वॉल्यूम कैसे लिखा करते थे, स्फीयर में 4 पाई r स्क्वायर dr लिखा करते थे ना, dr. ये dr की वैल्यू a गिवन है, ठीक है, वही चीज़ मैंने लिख दिया. अब मुझे dp चाहिए, dp कैसे निकालेंगे, तो dp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन, pv के पावर में गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब सुनो, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू v. ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू v करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा v के पावर में गामा ऐसे ही रह गया, ये हो गया dp बाई dv. ओके, प्लस अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो गामा v के पावर में गामा माइनस 1 इंटू p कॉन्स्टेंट रहा, है ना, इक्वल्स टू 0. अब ये dv को मल्टीप्लाई कर लो बोथ द साइड्स, तो dv यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा dv. ओके, इस जगह आ जाएगा, उधर जाके 0 हो गया. ठीक है, अब सुन, यहाँ v के पावर में गामा है, देखो दूसरा कलर ले लेते हैं, v के पावर में गामा माइनस 1 है, तो इस माइनस 1 को यहाँ से हटाओगे तो ये डिवाइड बाई v हो गया. अब v के पावर में गामा को कॉमन ले लीजिए, तो v के पावर में गामा को कॉमन ले लिया तो यहाँ से कैंसिल हो गया. अब ये उधर भेज दोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल. समझ में आ रहा है, तो क्या आया देखो, dp इक्वल्स टू चला गया उधर माइनस गामा p dv बाई v. ठीक है, व्हाट इज dv, दिस इज dv. अब dp की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dv, तो आ गया ना dp कितना आया, माइनस गामा p की वैल्यू p नॉट गिवन है, dv यहाँ से लिख दोगे 4 पाई r स्क्वायर a. ओके, और v की वैल्यू क्या ले लोगे, कंप्लीट स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे बाद में. बस माइनस क्या इंडिकेट करता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ये माइनस इंडिकेट करता है. ठीक है ना. अब सुनो, वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन के लिए आप एक मेथड यूज कर सकते हैं कि एवरेज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम dv, ऐसा कर सकते हैं. और क्योंकि स्मॉल चेंजेस है तो इसको आप लीनियर ले सकते हो, ऑलमोस्ट लीनियर. तो लीनियर का एवरेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का वेरिएशन अरिथमेटिक मीन होता है, वो एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन, तो शुरुआत और आखिरी का मीन. ठीक है ना, तो चेंज कितना आया dp, तो dp बाई 2 इसको ले सकते हो आप p एवरेज. ठीक है, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ dp बाई 2. मैग्नीट्यूड समझ रहे हो, क्योंकि ये नहीं समझना माइनस होगा वहाँ पे नेगेटिव वर्क ने, ये बस इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम का रिलेशन, इंटू dv क्या लिखोगे, 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर इंटू a. बस सारी वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा इसी फॉर्म में. दिखाता हूँ क्या है आंसर, ये देखो सोल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आया, ये dv हो गया 4 पाई r स्क्वायर. ओके, ये pv के पावर में गामा इक्वल्स कांस्टेंट, डायरेक्ट मैंने लिख दिया सॉल्व करके, dp इक्वल्स टू ये आ गया. ठीक है, दिस इज dp. ठीक है, फिर अब मैंने dv की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू बाद में रखेंगे. आ जाओ यहाँ पे, वर्क डन इक्वल्स p एवरेज इनटू dv, p एवरेज क्या लिखा, dp बाई 2, बिकॉज फॉर स्मॉल चेंजेस इट इज dp बाई 2 बाई कंसिडरिंग लीनियर वेरिएशन इन प्रेशर. ठीक है, बस सारे वैल्यूज रख दो, dp की वैल्यू यहाँ से रख दो. ठीक है ना, ये वाला v के साथ रख दिया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो 4 पाई r स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू रख दो 4/3 पाई r क्यूब. सॉल्व करोगे
और गामा की वैल्यू आप रखोगे 41/30 बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 41/30 Cp/Cv दैट इज गामा इज 41/30 ठीक है। तो ये 41/30 हो गया, इसको कैंसिल किया जाए तो ये 10 हो गया, तो 41/20 इज 2.05। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 2.05 ठीक है। दिस इज द आंसर 2.05 ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक बैलेंस्ड कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ठीक है, या इस तरीके से बैलेंस किया हुआ है किसी भी तरीके। अब सुनो क्या किया जा रहा है, R3 टेम्परेचर हैज इंक्रीज, तो इसकी टेम्परेचर बढ़ा दी है केवल R3 की। तो टेम्परेचर आपको पता है कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, क्या होता है R1 प्लस अल्फा डेल्टा T से। अल्फा कितना गिवन है बच्चों, अल्फा गिवन है इतना, और टेम्परेचर में कितना चेंज आया 100, और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 300। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 312 ठीक है। दिखाता हूं 312, चलो बाद में दिखा दूंगा। अब सुनो, आपको क्या निकालना है कि पोटेंशियल द वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन S एंड T। ये S है, ये T है। मैं S की वैल्यू ले लेता हूं X और T की वैल्यू ले लेता हूं Y। यहां की वैल्यू ले लेता हूं 0 और यहां की वैल्यू ये 50 है, तो क्या आ जाएगा 50 वोल्ट। क्योंकि ये आइडियल है तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ये आपको पता ही है ना। ओके, कुछ गिवन नहीं है तो आइडियल होता है। तो मैं यहां लगाऊंगा किरचॉफ्स का करंट लॉ, तो इधर से जो करंट सभी का करंट मिलकर 0 हो जाएगा। इधर करंट मान लो सारे करंट निकल रहे हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये वाला रेजिस्टेंस R3। अब R3 की वैल्यू 312 हो गई, 12 बढ़ जाएगा ठीक है। इधर क्या लिखोगे, इधर लिखेंगे x माइनस 50 डिवाइडेड बाई R1। ये कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ क्या लिखोगे, इधर से करंट जो जा रहा है वो सब मिलके 0 हो जाएंगे, तो इसको लिखोगे y माइनस 50 बाई R2 प्लस इसमें क्या लिखोगे y माइनस 0 बाई 500, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू क्या निकालना है, तो वोल्टेज डेवलप बिटवीन S एंड T मतलब x माइनस y, यही आपका आंसर है ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले मैंने इसको अल्फा डेल्टा टी किया, 312 आ गया ठीक है। उसके बाद देखिए वही मैंने जो बोला था वो लिखा हुआ है, बस इसके कैलकुलेशंस यहाँ पे किए हुए हैं ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को ठीक, थोड़ा देर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो, टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंसेस। अब इसमें एरर का भी कंसेप्ट लगेगा। दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस तरह गिवन है और वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है कॉम्बिनेशन में वो इतना है, तो बताना है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो डेवलप करते हैं तरीका है ना, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, ऑल्दो थोड़ा लेंदी हो गया ये। देखिए, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ इनटू सी इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट सी ले लेंगे इनटू वी स्क्वायर, ऐसे होगा। तो इसमें एरर क्या आएगा बच्चों, इसमें एरर आएगा डीई बाई ई, यही परसेंटेज एरर हो गया एक तरह का, इक्वल्स टू, इससे तो कोई एरर आएगा नहीं, डीसी बाई सी, मैंने सी इक्विवेलेंट को सी ले लिया, प्लस 2 dv बाई v ठीक है। तो यही परसेंटेज एरर भी है, क्योंकि इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 100 करो, इधर 100 करोगे तो परसेंटेज ही होगा ठीक है। तो परसेंटेज के बारे में मैं बात कर लूंगा बाद में, पहले इसकी बात करते हैं। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर तक, इसकी बात देखते हैं। 2 इंटू dv बाई v, dv कितना है, इसको dv बोलोगे, कितना है 0.02 बाई v कितना है 5, 0.02 बाई 5। तो ये तो गिवन है, बस इसका मतलब सारा का सारा आंसर मेरा कहाँ आके अटकेगा, डीसी बाई सी पर ठीक है। अब इसको फाइंड करते हैं। तो देखो इन दोनों को कैसा अरेंज किया गया है, सीरीज में। तो कैपेसिटर का सीरीज
वोल्टेज के पैरेलल जैसा जुड़ता है, तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसका आपको याद हो तो ये होता है DC बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू DC1 बाई C1 का स्क्वायर प्लस DC2 बाई C2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होगा। क्योंकि आपको केवल DC चाहिए तो C को उधर भेज दो। अब C की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, C1 DC1 is this, DC1 is 10। ठीक है, C1 is C1 स्क्वायर तो हो गया 2000 का स्क्वायर। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। तो क्योंकि आप C को इधर ले आए हो तो यहां मल्टीप्लाई कर देना। अब C की वैल्यू क्या होगी, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये होगा। तो ये आ गया आंसर, इसको यहाँ पे डाल देना है ना। क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो 3 2 6/5, तो 6/5 का 1000, तो इसको मैं C लिख देता हूँ, ये C है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं आगे दिखा दूंगा आपको सोल्यूशन, सब कुछ किया हुआ है। DC2 कितना हुआ 15, ठीक है, और C2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3000 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू C की वैल्यू यहां से डालोगे, सब कुछ दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू यहां पुट कर देना, ये वाले वैल्यू को यहां पुट कर दोगे। ठीक है, तो बाकी का आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका सोल्यूशन, तो ये इसकी एनर्जी हो गई है ना, एनर्जी का फॉर्मूला C नेट। तो ये वाला सॉल्व किया गया, देख लो यहाँ पे C आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया इसका C इक्विवेलेंट क्या है 6/5 इंटू 1000 बताया था आपको। तो ये आ गया 1200, यहाँ पे 1200 रख दिया गया, DC/C आ गया, बस उस फॉर्मूले में रख दो, सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, सोल्यूशन देख लो एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम जिसकी बल्क मॉड्यूलस क्या है, यह है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, गीगा पास्कल दिया हुआ है। ब्लॉक हैज एज लेंथ ऑफ 1 मीटर on the surface of the earth. It is kept on the floor of a 5 kilometer deep ocean. तो ओशियन के नीचे है। ठीक है, taking average density of water and the acceleration to be this and this, सब कुछ given है। तो change in the edge length of the block in millimeter क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन में से एक है। देखिए, डेवलप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो क्वेश्चन गिवन है ना, वहां से शुरू करेंगे कि एज लेंथ में कितना चेंज आया। एज लेंथ में तो है ये क्यूब, उसकी एज लेंथ की बात हो रही है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है एज लेंथ। तो एज लेंथ को मैं L लिख देता हूं, L क्यूब। ठीक है, अब इसमें चेंज की बात हो रही है, तो इसके चेंज के बारे में क्या लिखोगे, इसके चेंज के बारे में लिखेंगे dV बाई V इक्वल्स टू 3 dL बाई L। ठीक है, एरर का थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो dV बाई V तो यहां दिया हुआ है आपके लिए, देखियो ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया से देखो। तो ये यहां से लिखोगे तो क्या होगा dV बाई V, तो यहां से लिख लो। देखो ये जो माइनस है ना, उससे आपको परेशान नहीं होना। माइनस ये दिखाता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वो माइनस से इंडिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे dP आपको बस नया दिख रहा है, तो dP की वैल्यू आप लिखोगे रो जी एच। रो क्या है 10⁻3, h क्या है 5 किलोमीटर और g क्या है 10। तो बस इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो यहां से लिख लो वैल्यू जल्दी जल्दी फटाफट। तो लिखोगे v बाई dv इंटू रो जी एच इज इक्वल टू 70 गीगा पास्कल। तो देख लो, आपको ये वैल्यू चाहिए बस, है ना, इसको यहां रख देंगे। तो dl क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ dv बाई v इज इक्वल टू dl बाई l। ठीक, तो यहां से रो जी एच की वैल्यू आप डाल देना, dv बाई v निकल आएगा, सब कुछ पता सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन। तो बल्क मॉड्यूलस इज दिस। ओके, यहाँ बस माइनस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, माइनस से आप कंफ्यूज मत होना कि नहीं डाला है, बस ये दिख रहा है किसकी वैल्यू बस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सारे वैल्यू डाल दिए, p की जगह रो जी एच आ गया, तो dv बाई v की वैल्यू आ गई, dv बाई v आ गई यहाँ से। फिर आप इस फॉर्मूले में रख दिया L क्यूब, 3L क्यूब, वैल्यू आ गया आंसर मिलीमीटर में। तो आर आंसर इज बिटवीन 0.3 to 0.4।
ठीक है। अब क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लेना था इस क्वेश्चन में, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 24 हो जाएगा। बट पिछले साल की अगर बात सुने तो पिछले साल भी इन्होंने डेसिमल में 2 ऑप्शन तक, मतलब 2 आंसर उन्होंने छोड़ा था, इसलिए हम लोग का भी मानना है कि 0.23 या 24 दोनों करेक्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए, सोल्यूशन देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 द इंडक्टर्स ऑफ 2 LR सर्किट आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 LR सर्किट हैं, एक के सामने एक रखा हुआ है। द वैल्यूज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल भी लेना पड़ेगा, एंड अप्लाइड वोल्टेज आर स्पेसिफाइड इन द गिवन सर्किट। आफ्टर बोथ द स्विचेस आर क्लोज साइमल्टेनियसली, दोनों स्विच को एक साथ क्लोज करते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। देन द टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज, वर्क डन बाय बैटरी लिखा हुआ है, तो यहीं से स्टेप शुरू होगा। अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर बाय द टाइम द करंट रीच्ड देयर स्टेडी स्टेट। तो देखो स्टेडी स्टेट की जो वैल्यू है ना, स्टेडी स्टेट, वो स्टेडी स्टेट मैक्सिमम करंट की बात होती है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, 5/5 होगा, है ना। तो I1 की वैल्यू जो है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 5/5। और इसके बारे में क्या होगा, तो ये इसको हटा दो, 20/10, I इक्वल्स टू V/R। तो I2 स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, V/R 20/10, ठीक है ना। तो 2 एम्पियर और इसमें 1 एम्पियर, ये आपको गिवन है इनडायरेक्टली। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। वर्क डन बाय बैटरी, क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक। तो सुनो, बैटरी का वर्क डन के बारे में क्या पढ़े, लेकिन ये जरूर पढ़े कि बैटरी पावर कितना डिलीवर करता है ना। तो पावर से बात को शुरू करेंगे, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही तो पावर बोलते हैं, तो dW/dt लिख सकते हैं। पहले वाले का क्या होगा, इसको बोलते हैं पावर। तो पावर क्या होता है, EMF इनटू करंट। तो क्योंकि छोटा सा करंट है तो इसको DI बोलेंगे, है ना, क्योंकि आप किसी इंस्टेंटेनियस पे पढ़ रहे हो। उसी तरह से इसके लिए भी आप यही लिखोगे, ठीक है। अब सुनो, केवल और केवल ये वाली बात किसके इक्वल है, ये तो बैटरी का पावर है, ये कहां जा रहा है, इन दोनों पे जा रहा है ना, इन दोनों पे। तो इसके लिए क्या लिखोगे, I2R, और इसके लिए क्या लिखोगे, हाफ Li2, एनर्जी हो गया, है ना। और ये क्या है, dN/dt। तो इसको मैं यूज करूंगा बाद में, यूज करूंगा। ये जो वर्क डन है ना एनर्जी का, उसको यूज करेंगे बाद में, फिर इसका dt कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं, तो एक तो लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की बात, और दूसरा क्या लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस वाली जो एनर्जी है वो अपने करंट के कारण आएगी। ये जो I1 है ना, ये वाली I1, उसमें जो चेंज है, उसमें जो di1dt करोगे उसके कारण L1 लिखोगे, और यहां पे लिखोगे L2 का कॉरेस्पॉन्डिंग di2dt, ओके। लेकिन जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे, तो जब इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो करंट इसका लेना पड़ेगा, di2dt, और जब इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करोगे तो करंट इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक नया कुछ करिश्मा इसने दिया था, थोड़ा केयरफुल रहना था, और कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी लग गई, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, तो ये आपका फिगर है, यहाँ देखिए। तो जो भी वो पावर दे रहा है उसको मैंने कैसे यूज किया है, तो हाफ, मतलब EMF जो है, ये पावर नहीं EMF, तो जो बैटरी का EMF है, जो वैल्यू है वो L1 di/dt और म्यूचुअल इंडक्टेंस di/d2, ठीक है। तो यहाँ वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब समझो क्या कहा था मैंने, कि वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम, है ना।
क्योंकि मैंने लिखा था वहां पे dw/dt इज इक्वल टू पावर इक्वल टू EMF इनटू करंट, ये लिखा था, सही है। अच्छा, तो dt से मल्टीप्लाई करोगे तो ये dt चला गया इधर, तो ये केवल ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा। आप केयरफुली देखना यहाँ पे इंटीग्रेशन, बहुत केयरफुली। यहाँ क्या होगा, L1 di1 L1 di1 m di2 m di2। अब इसके साथ साथ क्या आएगा, ये वाला i, कौन वाला i, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया, तो एक i तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा i1, और एक इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, i1 आ गया, करेक्ट। उसी तरह से आप दूसरे वाले के लिए भी लिख सकते हो, L बिल्कुल सिमिलर, तो सेल्फ इंडक्टेंस का हो जाएगा L2 di2, लेकिन i2 मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ E2 I2, समझ में आ रहा है, इसके कारण मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिया आपने टोटल, ठीक है, जोड़ दिया, तो इधर भी इंटीग्रेट होगा। अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपको, देखिए कैसे, इन दोनों को जोड़ा, है ना, फिर इन दोनों को जोड़ा, तो 4 टर्म्स हो गए। अब इनमें क्या सेम है, m सेम है, तो m आपने कॉमन ले लिया, और इसमें di1 i2 di1 i2 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है, यहीं पर मिस्टेक होगा, बाकी सब तो समझ में आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L1 i1 di1, तो i1 di1 हो गया, i2 di2 हो गया, तो ठीक है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। क्या लिखोगे इसमें, i1 स्क्वायर बाई 2 i2 स्क्वायर बाई 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर होगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, m d i2 i1 प्लस, क्योंकि अब आप जोड़ रहे हो ना इन दोनों को, तो ये भी प्लस होगा, प्लस m d i1 i2, ठीक है, ऐसे। तो क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, इसको m को अगर कॉमन ले लिया जाए, m को बाहर ले लेते हैं, तो क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ i1 i2, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसा ही तो आएगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट माना, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट माना, है ना। तो यही एक बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज गुड इनफ। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट आप कर सकते हो ना इसको आराम से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, i1 i2, लिमिट आप रख दो i1 i2, यहाँ पे लिमिट आ रहा है i1 से i2 तक, तो इसकी वैल्यू रख दो, मैंने पीछे निकाल रखा है, क्या आ रहा है, तो L है, I है 1, उसका I है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, उसके बाद सारे वैल्यूज ये गिवन है, ठीक, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मिली जूल में निकालना था, देख लीजिए मिली जूल में आंसर है, इन मिली जूल, तो आंसर इज 55 मिली जूल, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन में है, आप देख चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में क्या लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, और वैसे मैंने भी इसको नोटिस किया कि जो जेईई एडवांस का क्रैश कोर्स था, जो अपन यूट्यूब में काफ़ी एक सीरीज अपन अपलोड किए थे, उसमें थर्मल फिजिक्स के अंदर इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने इलस्ट्रेशन में लिए थे। इनफैक्ट पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आया जो उस इलस्ट्रेशन में है, उस सीरीज में जो मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैंने बताया जो फ्लूइड वाले थे, वो जो चार्ज वाला था, वो भी मेरे क्लास इलस्ट्रेशन के थे। तो काफ़ी सही रहता है अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं चीज़ों को, जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना ही अगर आप पढ़ते हैं तो आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं, इधर उधर की बातें ना करके, है ना। चलिए एनीवेज कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, इस पे देखते हैं। ए कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इन इट इज केप्ट इन अ सनलाइट। एक कंटेनर में 1 kg वाटर है और उसको सनलाइट में रखा गया है, विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग। तो वो गर्म होना शुरू होता है, ठीक। तो कितना एनर्जी उस पर पहुंच रहा है वो गिवन है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू सनलाइट इज 700 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू गिवन है, तो क्या है वो, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। इंटेंसिटी कितना है, 700 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया गिवन है। एरिया कितना है,
0.05। तो अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। एरिया कितना है 0.05। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो कंटेनर पे पहुंच रहा है, जो वो गर्म कर रहा है ना, वो आपको पता चल गया कितना है, दिस इंटू दिस। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, जब वो गर्म होना शुरू हुआ ना, उसके बाद रेडिएशन शुरू होगी, फिर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से सराउंडिंग के साथ वो हीट एक्सचेंज करने लगेगा, रेडिएशन होने लगेगा। तो आपको यही दिया गया, अज्यूमिंग दैट द हीट लॉस फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग इज गवर्न्ड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द सराउंडिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विल बी। तो आपको किसके बीच का डिफरेंस बताना है, सराउंडिंग और जो बॉडी है, सराउंडिंग एंड द वाटर, जो बॉडी के अंदर वाटर रखा हुआ है, उसके बीच का डिफरेंस लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे क्या करेंगे। तो पहली चीज तो आपको पता चल गया कि कितने रेट से हीट पहुंच रहा है। अब ये चीज आपको पता है, ये क्या होता है, ये होता है ms डेल्टा टी, ms dt इज इक्वल टू dq होता है। ठीक है ना, अब इसको आप dt से डिवाइड कर दो, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो। ठीक, तो एक वैल्यू तो ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला इक्वेशन। ठीक, तो याद करो वो क्या बताया था मैंने, dt बाई टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा। अब वो स्मॉल चेंज के लिए जो आता है अप्रोक्सीमेट होके, वो क्या आता है 4 टी नॉट के पावर में 3 टी माइनस टी नॉट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ms। यही था इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन में गिवन है ना कि टेक द कांस्टेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी दिस, तो कांस्टेंट इज दिस वैल्यू। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। ओके, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेना है, 0.05 लेना है। ठीक है, अब सुनो, मैं इस पे चेंज करता हूं। देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0.001, सॉरी 5 नहीं, 0.001। अब ms है ये क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो यही ms है। तो ms पता है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, ई ए सिग्मा 4 टी नॉट के बार में 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 0.001 इंटू ms, और ms की वैल्यू क्या लिख सकते हो 4200। इसका मतलब ये कांस्टेंट आपको पता चल गया, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता चल गई। ओके, अच्छा अब सुनो, आपको dt बाई टी रिप्लेस करना है, और यहां पे dt बाई टी है, तो वो dq बाई dt के बराबर है, और इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है, ये वैल्यू हो गई इसके बराबर। ठीक, अच्छा, तो ms इंटू डी टी बाई टी क्या होगा, इस ms को इधर भेजोगे तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, ms डी टी बाई टी इज इक्वल टू डी क्यू। देखो, इसका मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हो आप, इसके जगह लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी शुड बी इक्वल टू, यहां से ms हटा दो, इक्वल टू ई ए सिग्मा 4 टी नॉट के पावर में 3 टी माइनस टी नॉट, है ना। तो आपको निकालना क्या है, आपको यही तो निकालना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, डी क्यू बाई डी टी, ये देखो निकाल रखे हो आप। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगा, ये देखो यहां आपने निकाल रखा है, तो यहां से यहां डाल देना, ये वाली वैल्यू यहां रख देना, तो आपको ये निकल आएगा। सिंपल था क्वेश्चन, है ना। तो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, दो इक्वेशन, एक तो ये और एक ये। ठीक, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, देखिए ध्यान से। तो सोल्यूशन में मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो 1 kg वाटर है, सराउंडिंग की टेम्परेचर टी नॉट है, अंदर की टेम्परेचर टी है, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, ई ए सिग्मा 4 टी नॉट के पावर में 3 बाई ms की वैल्यू 4200 गिवन है। ठीक है, तो ये ms इसकी वैल्यू लगा दी है। ठीक है, अब सुनो, बाई ms मतलब वही सारी बातें जो मैंने लिख रखी है वो यहाँ पे गिवन है। तो गिवन है दिस बाई एरिया, एरिया इधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई हो गया, डी क्यू बाई डी टी आ गया, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे, टेम्परेचर डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन 18 एंड दिस इज द एंड ऑफ पेपर 2। ठीक, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ पेपर 2। तो पेपर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
पेपर 2 को अगर देखा जाए तो इसको मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रख सकते हैं इस पेपर को। कुछ इजी क्वेश्चन भी थे बट मिक्स कंसेप्ट थे और कैलकुलेशंस थोड़े बड़े थे, है ना। तो आप देख चुके हो कैसा है। तो जेईई एडवांस पेपर जो होता है वो आपको कंप्लीट फिजिक्स का नॉलेज मिक्स कंसेप्ट के फॉर्म में पूछा जाता है ना। तो इसको बस पेपर को इस क्वेश्चन से समझने के बारे में अगर बात की जाए तो समझ में यही आता है कि जितने क्वेश्चंस हैं वो जेईई मेंस जैसे टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं है ना। सभी क्वेश्चन में मिक्स कंसेप्ट है और बारीकी से पूछा गया, ठीक। तो अब आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो जेईई मेन से लेकर जेईई एडवांस तक हम लोग यूट्यूब के जरिए आपसे जुड़े रहे और यहाँ पर पेपर 2 की एंडिंग हो रही है। मेंस के भी सोल्यूशन आपसे शेयर हुआ, अब एडवांस के भी सोल्यूशन का एंडिंग हो गया। तो इस सेशन में जितने भी आपके साथ जो पेपर का डिस्कशन था और वीडियोस का अपलोडिंग करके आपके साथ जो जुड़ाव था वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर और उसके आगे के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये जो पेपर है वो एक बेंचमार्क है। आप देख सकते हैं अपनी तैयारी को उस लेवल तक करने के लिए इसको वीडियोस को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके एनालिसिस वाली वीडियो भी आप जरूर देखें। पूरे पेपर को जो एनालाइज किया है एनवी सर ने, बहुत बढ़िया वीडियो है, उसको जरूर देखें आप, ओके। तो मोशन की टीम को पूरे मेंस एडवांस और ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह प्यार बनाए रखें और हमें मोटिवेशन मिलता है, पूरी मोशन टीम को मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से काम करने के लिए। विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।